हेलो दोस्तों, मैं नारायण महेश्वरी सोनी एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। लास्ट की क्लास में हमने पढ़ा था कि 1857 की क्रांति के तात्कालीन कारण, और तात्कालीन कारण में मैंने आपको बताया सेना में ब्राउन बेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग। फिर मैंने आपको बताया इसी एनफील्ड राइफल के प्रयोग के कारण कि कैसे जो है छुटपुट घटनाएं होती है। दमदम बंगाल में होती है जनवरी 1857 में, फिर फरवरी 1857 में बुरहानपुर में जो है, ये भी जो है बंगाल में है, वहाँ पर भी एक छोटी मोटी घटना हमको जो है देखने को मिलती है। और उसके बाद में आपने देखा कि 29 मार्च 1857 में कैसे मंगल सिंह पांडे जो है अपने सार्जेंट की हत्या करते हैं, हियरसे की। फिर जो है अपने लेफ्टिनेंट बाग की हत्या करते हैं। फिर इनको 8 अप्रैल 1857, मार्च से अप्रैल, 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी लगती है। ठीक है, फांसी होने के बाद में आपने देखा कि 10 मई 1857 में कैसे क्रांति की शुरुआत जो है होती है मेरठ से। मेरठ में कदम सिंह ने जो है इसको नेतृत्व प्रदान किया। वहाँ से उत्साहित सैनिक जो है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कैसे नारा लगाते हुए मारो फिरंगी चलो दिल्ली, इस तरह का नारा लगाते हुए वो दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं, दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हैं, कूच करते हैं और हर्षो उल्लास के साथ और एक उमंग के साथ, ठीक है, जोश के साथ जो है ये क्रांति का बिगुल यहाँ से बजाते हैं। और मैंने ये कहा कि क्रांति का जो बिगुल है, ये क्रांति का बिगुल अपने निर्धारित तिथि से पहले हो जाता है। निर्धारित तिथि 31 मई 1857 को जो है ये इस क्रांति के लिए निर्धारित तिथि मानी गई थी। और 31 मई 1857 से पहले 10 मई 1857 बहुत इम्पॉर्टेंट जो है डेट है, इसको याद रखना यदि आपके एग्जाम में ये पूछा जाए क्रांति की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है तो मेरठ से, और किस दिन होती है 10 मई 1857। फिर मैंने आपको बताया कि कैसे उस समय क्या जो है, जो हम कह सकते हैं 1857 की क्रांति के समय कौन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन थे, तो प्रधानमंत्री पामस्टन बताया। फिर मैंने बताया कि ब्रिटिश सेना का जो मुख्य सेनापति था, ठीक है, वो कौन था, तो मैंने जॉर्ज एनिसन को बताया। फिर मैंने आपको बताया मुख्यालय जो था वो शिमला में था। और इसी तरह हमने जो है बातें की। अब हम बात करते हैं कि इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह है या क्रांति का प्रतीक, तो क्रांति का जो प्रतीक है वो बेसिकली दोस्तों, इसका जो प्रतीक है वो बेसिकली हम कहेंगे कि कमल का पुष्प या कमल का फूल, और कमल का फूल तथा रोटी, ये क्रांति का क्या है, चिन्ह था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि क्रांति का सिंबल क्या था, क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो आपका आंसर होगा कमल का फूल तथा रोटी। रोटी जो है गांव में जो चौकीदार होते थे वो एक गांव से दूसरे गांव को पहुंचाते थे। उस समय मोबाइल फोन, सोशल मीडिया इस तरह का जमाना नहीं था, तो ये रोटी एक तरह का संदेश का काम करती थी। तो कमल का फूल तथा रोटी ये क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। ये हमको याद रखना है, इंपॉर्टेंट, हमारे हर एग्जाम में पूछा जाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आगे जब हम बात करते हैं कि इस क्रांति से रिलेटेड जो हमने बात की कि गवर्नर जनरल कौन था, तो मैंने आपको बताया था लॉर्ड कैनिंग जो था वो गवर्नर जनरल था इस क्रांति के समय भारत में, ठीक है। और ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो विक्टोरिया थी। तो ये कुछ बातें हमने इंपॉर्टेंट बात की। अब हम बात करते हैं कि क्रांति की जो शुरुआत जो 10 मई से होती है, 10 मई 1857 मेरठ से, ठीक है, मेरठ से चालू होती है। तो 11 मई 1857, ठीक है, 11 मई 1857 में ये क्रांति कहाँ पहुंचती है, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में ये जब सैनिक पहुंचते हैं तो बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल बादशाह है उनको जो है अपना जो है क्या बना देते हैं,
अपना हम कह सकते हैं उनके नेतृत्व में उनको बोल दिया जाता है कि आपके नेतृत्व में हम क्रांति कर रहे हैं, तो उनको नेता बना दिया जाता है इस क्रांति का। तो बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर, ठीक है, और बख्त खान, ठीक है, ये बख्त खान थे। बख्त खान जो है इनके नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत दिल्ली में होती है। तो दिल्ली में क्रांति का जो नेतृत्व प्रदान करते हैं वो कौन करते हैं? बहादुर शाह जफर प्लस बख्त खान। बख्त खान क्या होता है? सेनापति होता है। तो बख्त खान होता है सेनापति, ठीक है, और बहादुर शाह जफर को क्या बना दिया जाता है? क्रांति का नेता बना दिया जाता है। तो क्रांति का नेता बना दिया जाता है इनको, क्रांति का नेता क्रांति का नेता बना दिया जाता है। और इनको हम कहेंगे कि जब क्रांति का नेता बनाते हैं तो ये अंतिम मुगल बादशाह थे, ठीक है, अंतिम मुगल बादशाह, ठीक है, तो अंतिम मुगल बादशाह थे ये। तो अंतिम मुगल बादशाह थे। तो आपको ये सवाल ध्यान रखना है कि भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहुत ज़्यादा, मैं इसलिए 2-3 बार रिपीट कर रहा हूँ क्लास में कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे। अब देखिए, अंग्रेज जो सेनापति थे जिनके नेतृत्व में दिल्ली में क्रांति का दमन होता है, तो दिल्ली में क्रांति का दमन जो है वो निकलसन और हडसन के नेतृत्व में सेना जो है, निकलसन तथा हडसन, ठीक है, हडसन के नेतृत्व में सेना जो है, यानी कि बागी, ये जो ब्रिटेन की जो सेना थी वो बागी सैनियों पर जो है क्या करती है? कार्रवाई करती है। और जब ये कार्रवाई होती है तो बहादुर शाह जफर, जी हाँ दोस्तों, इनके 2 पुत्र थे, ठीक है, तो बहादुर शाह जफर को जो है बेसिकली इनके 2 पुत्र मुगल थे ये, तो एक का नाम था मुगल और ख्वाजा, एक तरह की ख्वाजा उपाधि होती है। मुगल और ख्वाजा ये क्या थे? पुत्र थे बहादुर शाह जफर के। और एक इनका पौत्र था, पौत्र का नाम था अबू बकर, ठीक है। तो अबू बकर को जो है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इनको गोली मार दी जाती है धोखे से, यानी कि धोखे से। पुत्र को और पौत्र को, 2 पुत्र होते हैं बहादुर शाह जफर के, मुगल और प्लस ख्वाजा, और पौत्र कौन होता है, यानी पोता कौन होता है इनका? अबू बकर होता है। इनको धोखे से जो है गोली मार दी जाती है, किसके द्वारा? हडसन द्वारा, और निकलसन की मृत्यु हो जाती है। निकलसन निकल चुका था, ठीक है, तो निकलसन की मृत्यु हो जाती है इस विद्रोह को दमन करते वक्त। तो निकलसन की मृत्यु होती है, पर हडसन ने इनकी जो है क्या कर दिया? हडसन ने इनकी जो है धोखे से हत्या कर दी। और बहादुर शाह जफर को जो है हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह जफर, हुमायूं के मकबरे, ठीक है, कहां से? हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह जफर को क्या कर दिया गया दोस्तों? बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करके इनको बहादुर शाह जफर को कहां भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। और रंगून में जो है 1862 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो रंगून में 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और कहां से गिरफ्तार होते हैं? ये गिरफ्तारी इनको होती है, गिरफ्तार जो होते हैं ये बेसिकली कहां से होते हैं? हुमायूं के मकबरे से, और इनको जो है रंगून भेज दिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि दिल्ली में आपने देखा 11 मई 1857, 11 मई 1857 में दिल्ली में ये घटना घटित होती है। दिल्ली के बाद में एक जगह और जो इम्पोर्टेंट जगह, उसका नाम जो है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। 4 जून 1857, एक डेट आपको ध्यान रखनी है, 4 जून 1857। और ये यानी कि 4 जून 1857 लखनऊ में क्रांति कहाँ होती है? लखनऊ। और लखनऊ में जो है बेसिकली क्रांति की नेता कौन होती है? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल के बारे में मैंने आपको बताया है। बेगम हजरत महल जो थी उनको महक परी कहा जाता था। और ये किसकी पत्नी थी? तो ये पत्नी थी वाजिद अली शाह की। किसकी? वाजिद अली शाह। कौन थे? वाजिद अली शाह मेरे दोस्तों अवध के नवाब थे। कौन थे? अवध के नवाब, ठीक है, अवध के नवाब।
अवध के नवाब थे। तो लखनऊ से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया और इनके जो पुत्र का नाम था बिजरिस कादरी। तो बिजरिस कादरी इनके जो है पुत्र का नाम था और बेगम हजरत महल जिनको महक परी कहा जाता है, इनके पति का नाम क्या था? वाजिद अली शाह, और ये अवध के क्या थे? नवाब थे। तो अवध के नवाब थे बेसिकली, ये बात हमने यहां पर देखी 4 जून 1857। तो 4 जून 1857 में अब यहां पर जो है हम कह सकते हैं कि किसने विद्रोह का दमन किया? तो विद्रोह का जो दमन होता है, विद्रोह का दमन, जैसे आपने दिल्ली में देखा, दिल्ली में विद्रोह का दमन जो किया वो किसने किया? निकलसन प्लस हडसन के नेतृत्व में जो है बाकी सैनिकों पर जो है ब्रिटिश सेना ने जो है उनको दबाने का प्रयत्न किया, कोशिश की, और उस प्रयत्न में जो है हम कह सकते हैं उस कोशिश में ये सफल हुए पर निकलसन की मृत्यु हो गई। तो यहां पर भी दबाने की कोशिश की गई और दबाने के में विद्रोह का दमन किसने किया? एक व्यक्ति का नाम ध्यान रखना है, कैंपबेल। ठीक है, कैंपबेल। तो एक ऐसा समझ लीजिए, कैंप के अंदर किसी ने बेल बजा दी, इनके कैंप के अंदर किसी ने बेल बजा दी और कैंपबेल ने क्या कर दिया? यहां पर जो है हम कह सकते हैं दोस्तों, इस पूरे जो है लखनऊ में क्रांति का दमन किया। क्रांति के दमनकर्ता का अगर नाम पूछ लिया जाए लखनऊ में तो आपका आंसर क्या होगा? कैंपबेल। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करते हैं कि 4 जून के बाद में एक और सेंटर लेते हैं, 4 जून 1857। 4 जून 1857 में एक और जगह क्रांति होती है जिसका नाम होता है यानी कि झांसी। ठीक है, झांसी का नाम आपने सुना होगा कि झांसी की रानी कौन थी? लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई, हाँ जी हाँ मेरे दोस्तों, लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई का नाम जो है 1857 की क्रांति में सर्वोपरि है। ठीक है, ऐसी जो है वीरांगना थी, ऐसी जो है हम कह सकते हैं कि ऐसी ये जो देशभक्त थी कि इसने जो है इसकी पूरी क्रांति में अगर ब्रिटिश सेना अगर सबसे ज़्यादा किसी से प्रभावित हुई तो वो लक्ष्मीबाई के नेतृत्व से प्रभावित हुई। झांसी में जो है लक्ष्मीबाई का साथ जो है तात्या टोपे ने भी दिया। ठीक है, तात्या टोपे ने भी इनका साथ दिया था लक्ष्मीबाई का। ठीक है, और ग्वालियर में भी जो है झांसी पर जो है हम कह सकते हैं झांसी पर अब जो है ब्रिटिश सेना का क्या हो जाता है, यानी ब्रिटिश सेना का आधिपत्य हो जाता है। झांसी को ब्रिटिश सेना वापस से क्या कर लेती है? रिकवर कर लेती है, झांसी को अपने अधीन कर लेती है वापस। और वो किसके नेतृत्व में होता है? यू रोज के नेतृत्व में। ठीक है, झांसी की रानी रोज पैदा नहीं होती है, इसलिए इसको ध्यान रखना। यू रोज क्या नाम है? ब्रिटिश सेनाकारी यानी कि ब्रिटिश सैनिक या दमनकर्ता कौन था? तो दमनकर्ता था यू रोज था। तो जी हाँ दोस्तों, यू रोज ने यहां पर जो है झांसी का यानी कि झांसी पर जो है वापस ब्रिटिश जो है शासन को स्थापित किया था। तो लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने जो संयुक्त रूप से यहाँ पर जो है क्या किया था? यहाँ पर जो है इस क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया था। यानी कि जब लक्ष्मीबाई झांसी से निकली तो ग्वालियर के पास में यानी कि ग्वालियर है, ग्वालियर के पास में तात्या टोपे से मिली और तात्या टोपे ने इनका क्या किया? यानी कि इनका सहयोग किया, इनका साथ दिया। तो झांसी में नेतृत्व किसने किया? लक्ष्मीबाई ने, और ग्वालियर में जो है तात्या टोपे ने भी इनका साथ दिया। बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। लक्ष्मीबाई का एक नाम जो अभी पिक्चर बनी है, लक्ष्मीबाई का नाम था मणिकर्णिका। ठीक है, तो मणिकर्णिका लक्ष्मीबाई का नाम था। ये बनारस के मणिघाट में, मणिकर्णिका घाट में पैदा हुई थी। ठीक है, गंगाधर राव इनके जो है क्या थे? यानी कि गंगाधर राव इनके जो है पति थे। तो पति का नाम इनका क्या था? गंगाधर राव। ठीक है, जो मैं आपको पहले भी क्लास में बता चुका हूं। ठीक है दोस्तों, मणिकर्णिका इनका नाम था। अब हमने बात की कि आप आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कि 5 जून 1857 ये भी आपको ध्यान रखना है। जी हाँ मेरे दोस्तों, 5 जून 1857 को ऐसा क्या हुआ? 5 जून 1857 में कहां पर जो है
क्रांति का बिगुल बजा, तो क्रांति का बिगुल बजता है कानपुर, ठीक है, कानपुर। कानपुर में क्रांति का बिगुल बजता है नाना साहेब तथा तात्या टोपे, ठीक है, तात्या टोपे, इन्होंने जो है क्रांति का बिगुल कानपुर में बजाया। कानपुर में इन दोनों ने नेतृत्व प्रदान किया इस क्रांति का, ठीक है। जब इस क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, नाना साहेब का ओरिजिनल नाम क्या था, धोंदू पंत, ठीक है। कई किताबों में इसको धुंधु पंत भी लिखा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तात्या टोपे का ओरिजिनल नाम क्या था, रामचंद्र, ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। तो रामचंद्र पांडुरंग इनका ओरिजिनल या वास्तविक नाम था। तो नाना साहेब का वास्तविक नाम, यानी कि नाना साहेब का वास्तविक नाम धोंदू पंत और इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अब नाना साहेब मैं आपको बता सकता हूं कि दत्तक पुत्र थे किसके, नाना साहेब दत्तक पुत्र थे बालाजी बाजीराव सेकंड। तो बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे। इनको 8 लाख की पेंशन मिलती थी। मैंने आपको क्लास में बताया है कि 8 लाख की इनको पेंशन मिलती थी, पर ब्रिटिश सरकार ने इनको पेंशन देने से बाजीराव की मृत्यु के बाद में, बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद में इनको पेंशन देने से मना कर दिया था। इसलिए इन्होंने जो है बागी स्वर अपना लिए थे। किसके खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इन्होंने जो है बागी स्वर अपना लिए। तो यहाँ दमनकर्ता कौन है, तो यहाँ दमनकर्ता सेम हमारे जो है लखनऊ में जिसने दमन किया था, ऐसा ब्रिटिश सेना नायक जिसने कानपुर की क्रांति पर क्रांति का दमन किया था, तो उनका नाम था कैंपबेल, ठीक है, कैंपबेल ने जो है दमन किया था इस क्रांति को कानपुर में। अब जी हाँ मेरे दोस्तों, एक और सेंटर हम पढ़ते हैं, वो सेंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12 जून 1857, ये जो है डेट किसको याद नहीं है, हम सब, ये एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं आपसे, ठीक है। तो 12 जून 1857 मेरे दोस्तों, यहां पर आपको देखना है कि 12 जून 1857 को जो ये क्रांति होती है वो कहां, तो ये एक जगह है जगदीशपुर, ठीक है, जगदीशपुर बिहार जो है, जगदीशपुर कहाँ है, बिहार में, ठीक है। बिहार में क्रांति का जो है बिगुल कौन बजाता है, तो बिहार में क्रांति का बिगुल बजाते हैं कुंवर सिंह प्लस अमर सिंह, कुंवर सिंह प्लस अमर सिंह। आपका ऑप्शन क्या आता है, ऑप्शन यह आता है कुंवर सिंह। कौन आता है, ऑप्शन क्या आता है, कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह जो है ये आपका आंसर होगा, क्योंकि अधिकतर जो आपका आंसर आएगा वो 99% जो आपका ऑप्शन आएगा वो कुंवर सिंह आएगा। कुंवर सिंह जो क्या थे, जमींदार थे, यानी कि जमींदार थे। तो जमींदार था, मैंने कहा था कि जमींदारों का कुछ वर्ग जो था वो बेसिकली जो है किससे नाराज था, ब्रिटिश सरकार से नाराज था, क्योंकि इनकी जमींदारी छीन ली गई। तो ये जमींदार थे, इन्होंने इस क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया था और फिर इनकी जो है 1859 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप देखो कि 12 जून 1857 में जगदीशपुर बिहार, कुंवर सिंह प्लस अमर सिंह, और ये जमींदार थे। क्या थे, जमींदार थे। अब हम बात करते हैं, हमारे पास ऐसी स्पेसिफिक डेट नहीं है, इसलिए हम यहां से मेंशन करेंगे जून 1857। जून 1857 इलाहाबाद, कुछ सेंटर्स के नाम बता रहा हूं मैं, इलाहाबाद जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इलाहाबाद। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, इलाहाबाद में क्रांति का, यानी कि आज का हमारा प्रयागराज, तो आज का हमारा क्या है, प्रयागराज है, ठीक है। तो इलाहाबाद, ठीक है। तो इलाहाबाद में क्रांति की शुरुआत किसने की, लियाकत अली। किसने की, लियाकत अली। तो इलाहाबाद में जो क्रांति की शुरुआत की थी लियाकत अली ने की, ठीक है। तो इसमें जो हम बात कर रहे थे 12 जून 1857, यहां दमनकर्ता भी मैं बता देता हूं, किस ब्रिटिश सेना नायक ने यहां पर जगदीशपुर में जो है दमन की थी क्रांति। तो दमन करने वाला था मेजर विलियम टेलर। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं, टेलर, इनका नाम पूछ लिया जाता है। मेजर विलियम टेलर ने इस क्रांति का यहां पर दमन किया था।
जगदीशपुर में क्रांति का दमन किया था। अब हम बात करते हैं कि जून 1857 इलाहाबाद, लियाकत अली, लियाकत यहां पर हम कहेंगे कर्नल नील, ठीक है, दमन करने वाला जो ऑफिसर था, दमनकर्ता, ठीक है, तो दमनकर्ता कौन था? कर्नल नील। कर्नल नील ने यहां पर इस क्रांति का दमन किया। अब हम बात करते हैं जून 1857, और यहां पर जी हाँ हमारे दोस्तों, एक हमसे पूछा जाता है ये फैक्ट, बरेली में जो है बेसिकली क्रांति का जो दमन होता है, यानी क्रांति का जो नेतृत्व होता है, वो कौन प्रदान करता है? हम सब जानते हैं, खान बहादुर खान। तो खान बहादुर खान। और यहां पर जो है ध्यान रखना है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि बरेली से क्रांति का नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो बरेली में क्रांति का नेतृत्व जो है खान बहादुर खान ने जो है प्रदान किया था। और दमनकर्ता कौन था? ब्रिटिश ऑफिसर जिसने इस क्रांति का बरेली में दमन किया, तो विंसेंट आयर, ठीक है, विंसेंट आयर ने इसका दमन किया था। अब हम बात करते हैं कि जून 1800, एक सेंटर और है जून 1857, ठीक है, फैजाबाद। और फैजाबाद में हम बात करेंगे, इसका सिर्फ आपको क्रांति का नेतृत्व करता ध्यान रखना है। नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला। तो मौलवी अहमदुल्ला ने जो है यहां पर क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया। फिर हम बात करते हैं कि एक छोटे मोटे सेंटर्स जो इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो हम बात करते हैं कि असम में इस क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया? मणिराम ने, ठीक है, मणिराम ने असम में क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये बात की इंपॉर्टेंट सेंटर, और इंपॉर्टेंट सेंटर के साथ साथ जहां जहां आपसे सवाल पूछा जाता है दमनकर्ता के बारे में, उनके बारे में भी मैंने आपसे जिक्र किया है। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं कि हमने क्या क्या बात की है। हमने बात की थी कि क्रांति की शुरुआत जो होती है वो होती है हमारी 10 मई 1857। फिर 11 मई 1857 में मैंने आपको कहा दिल्ली में पुत्र जो बहादुर शाह प्लस बख्त खान थे, इन्होंने क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया, पर बहादुर शाह ने एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी पुत्रों के रूप में और जो है पौत्र के रूप में। तो पुत्र का बलिदान हुआ, यहाँ पौत्र का बलिदान हुआ। उनका नाम मैंने बताया, मुगल प्लस ख्वाजा इनके पुत्र थे, पौत्र अबू बकर थे। ठीक है, इनकी हत्या कर दी गई किसके द्वारा? हडसन के द्वारा। निकलसन की यह मृत्यु होती है। और बहादुर शाह जफर क्या थे, यानी कि हम कह सकते हैं क्रांति का नेता बनाया गया। इनके जो है नेतृत्व में क्रांति, बोला कि क्रांति का जो हमारा जो हम क्रांति कर रहे हैं तो किसके नेतृत्व में कर रहे हैं, किसके झंडे के तले कर रहे हैं? तो हम बहादुर शाह जफर दिल्ली का जो बादशाह है उसके नेतृत्व हम क्रांति कर रहे हैं। तो ये क्रांति के नेता बनते हैं, यहाँ अंतिम मुगल बादशाह है। ठीक है, और इनको हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो हुमायूं के जो मकबरा होता है उसमें इनको गिरफ्तार किया जाता है, और जो है हुमायूं का मकबरे में गिरफ्तार किया जाता है और इनको कहाँ भेज दिया जाता है? रंगून भेज दिया जाता है। ये हमने बात की। फिर हमने इस तरह से बात की 4 जून में लखनऊ में नेतृत्व बेगम हजरत महल और महक परी, जिनको कहा जाता है बेगम हजरत महल को, इनके पति का नाम वाजिद अली शाह। फिर मैंने आपको बताया झांसी के बाद में फिर मैंने आपसे बात की कानपुर के बारे में 5 जून 1857 नाना साहेब। बस ये ध्यान रखना है, तांत्य टोपे का जो नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था वास्तविक नाम, और ये दत्तक पुत्र नाना साहेब किसके थे? बाजीराव सेकंड के। ठीक है, बालाजी बाजीराव सेकंड जिनको कहा जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब हमने बात की यहां से 12 जून 1857 जगदीशपुर बिहार, कुंवर सिंह प्लस अमर सिंह दमनकर्ता मेजर विलियम टेलर। 4 जून 1857 इलाहाबाद, और यहाँ पर जो है नेतृत्व किसने दिया? लियाकत अली ने दिया, और दमनकर्ता कर्नल नील। ठीक है,
जून 1857 बरेली खान बहादुर खान ने नेतृत्व प्रदान किया, यहाँ पर दमनकर्ता विंसेंट आयर, ठीक है। और जून 1857 फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला और असम में मणिराम ने। इस तरह से हमने बात की कि ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटर जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उनके बारे में हमने डिटेल से बात की। अब इसका जो दोस्तों परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि ये क्रांति असफल क्यों मानी जाती है। ये क्रांति असफल इसलिए मानी जाती है, आप दिल्ली से ऊपर जो भी इलाका देख रहे हो, दिल्ली में क्रांति हुई, दिल्ली से ऊपर क्या आता है हमारा हरियाणा, ठीक है। हरियाणा के बाद में ऊपर पंजाब, ठीक है, पंजाब के ऊपर क्या आता है कश्मीर, ठीक है। तो आप देखोगे कि हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, इन्होंने जो है इस क्रांति में भाग नहीं लिया, ठीक है। यहाँ के शासकों ने भाग नहीं लिया, हैदराबाद के निज़ाम ने भाग नहीं लिया, ठीक है। हैदराबाद का जो निज़ाम था उसने भाग नहीं लिया क्रांति में। जी हाँ मेरे दोस्तों, निज़ाम ने भाग नहीं लिया। दक्षिण भारत जो है वो अछूता रहा क्रांति से, तो दक्षिण भारत भी अछूता रहा। तो पहला कारण मैं लिखूं कि बहुत सारे राजाओं ने जो है, या बहुत सारे हम कह सकते हैं कि राज्यों ने जो है क्रांति में भाग नहीं लिया, प्रिंसली स्टेट ने भाग नहीं लिया। तो बहुत सारे राजाओं ने, शासकों ने भाग नहीं लिया। शासकों का ब्रिटिश समर्थन, तो शासकों द्वारा ब्रिटिश समर्थन या ब्रिटेन को समर्थन, तो शासकों ने ब्रिटेन को समर्थन दिया, शासकों का ब्रिटिश समर्थन, ठीक है, ये पहली बात। फिर आपने देखा बहुत सारे जमींदार थे, तो इन्होंने, जमींदारों ने भी जो है बेसिकली, यानी कि हम कह सकते हैं साथ नहीं दिया सैनिकों का, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि व्यापारी वर्ग जो था वो भी जो है बेसिकली किसका साथ दिया, ब्रिटेन का साथ दिया या ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया। तो जमींदार वर्ग, व्यापारी वर्ग ने भी इनका साथ दिया। और जो शिक्षित वर्ग था, यानी जो शिक्षित वर्ग था, यानी जो हम कह सकते हैं, यानी कि जो मॉडर्न उस समय की शिक्षा से, इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी माध्यम से जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ठीक है, जो शिक्षित वर्ग था, वो क्या था, वो बेसिकली वो तटस्थ रहे। क्या रहे? तटस्थ रहे। इन्होंने भी, कहने का मतलब है मूक जो है, एक तरह का हम कह सकते हैं मूक जो है, इन्होंने क्या दिया, समर्थन दिया, ब्रिटेन का समर्थन दिया। तो जमींदार वर्ग ने क्या दिया, समर्थन किसका दिया, ब्रिटेन को दिया। व्यापारी वर्ग ने ब्रिटेन को समर्थन दिया। और शासकों ने जो है, बहुत सारे भारत के शासकों, सारे नहीं, बहुत सारे शासकों ने भारत, यानी भारत के जो छोटे छोटे राज्य थे उनके जो शासक थे, उन्होंने किसका समर्थन दिया, उन्होंने समर्थन दिया किसको, ब्रिटेन को समर्थन दिया। और अगर हम बात करें, हमारे पास में नेतृत्व की कमी थी, कोई नेतृत्व नहीं था, ठीक है। और हमने जो है बहादुर शाह जफर जो है उनको ऐसे ही बैठा दिया, ठीक है। तो नेतृत्व, संगठन की कमी थी हमारे पास में, संगठन की कमी थी, यानी कि हमारी जो सेना थी वो, हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये पूरा जो कार्यवाही थी वो इतनी संगठित रूप से, सुनियोजित रूप से नहीं थी, ठीक है। तो संगठन का अभाव था, किसको क्या करना है, किसकी क्या ड्यूटी है, किसको कहाँ से लड़ना है, कौन जाकर कहाँ मोर्चा संभालेगा, ये कुछ भी मालूम नहीं था। तो कहने का मतलब संगठन का अभाव था, नेतृत्व का अभाव था, हमारे पास में आधुनिक अस्त्र शस्त्र नहीं थे, ब्रिटेन के पास में आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे, तो हमारे पास में वो भी आधुनिक अस्त्र शस्त्र भी नहीं थे। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो ये कुछ कमियां हमारे अंदर थी, और यही कमियां जो है बेसिकली, ठीक है, यही कमियां हमको देखने को, अब हम बात करते हैं कि इसी कमियों के कारण जो है बेसिकली ये पूरी की पूरी क्रांति असफल रही, अपने लक्ष्य को भेद नहीं सकी। और इनका लक्ष्य क्या था, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। तो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने में ये नाकाम रहे, यद्यपि इन्होंने जो है ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दे दी थी, और ब्रिटिश सत्ता को एक बहुत बड़ी चुनौती जो है 1857 की क्रांति में देखने को मिलती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि 1857 के से
क्रांति का परिणाम तो असफल रहा, ठीक है। और 1857 की क्रांति को लेकर कुछ वक्तव्य हैं, ठीक है, कुछ हम कह सकते हैं स्टेटमेंट है। तो 1857 की क्रांति को लेकर कुछ लोगों के विचार हैं। तो क्रांति को लेकर विचार, जो विचार हैं वो विचार मैं आपको बताता हूं कि किसने क्या कहा, ठीक है। तो कहने का मतलब है वीडी सावरकर, इनको कौन नहीं जानता है, वीडी सावरकर। इन्होंने कहा 1857 की क्रांति क्या है, एक सुनियोजित राष्ट्र संग्राम था। सुनियोजित क्या था, राष्ट्र संग्राम था। सुनियोजित राष्ट्र संग्राम, इन्होंने ये बोला, या प्रथम राष्ट्र संग्राम, इसको ऐसे लिखो प्रथम राष्ट्र संग्राम, ये ज्यादा बढ़िया है, प्रथम राष्ट्र संग्राम, क्योंकि ऑप्शन हमारे इस तरह से आता है, प्रथम राष्ट्र संग्राम की उपमा दी है, ठीक है। वीडी सावरकर ने ये बोला है, आर सी मजूमदार। आर सी मजूमदार कहते हैं कि ये जो तथाकथित राष्ट्र संग्राम था, ना तो ये पहला था, ये तथाकथित पहला राष्ट्र संग्राम, ना तो ये पहला था, ना ये राष्ट्र था, और ना ये स्वतंत्रता संग्राम था। तो ना तो ये क्या था, तथाकथित राष्ट्र संग्राम जिसको बोलते हो, तो वो ये कहते हैं ये जो तथाकथित राष्ट्र संग्राम था, ना तो ये पहला था, ना ये राष्ट्रीय था, ना ये स्वतंत्रता संग्राम था। तो तथाकथित राष्ट्र संग्राम न तो ये पहला, ना राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, तो तथाकथित राष्ट्र संग्राम ना तो ये पहला, ना राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये इन्होंने किसने कहा है, आर सी मजूमदार। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे कई बार पूछा जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कुछ विदेशी राइटर सीले तथा लॉरेंस, ठीक है, लॉरेंस, इन्होंने कहा ये सैनिक विद्रोह था। ये एक क्या था, सैनिक विद्रोह, कुछ नहीं था, सिर्फ सैनिक विद्रोह था, सैनिक विद्रोह के अलावा कुछ भी नहीं था। तो इन्होंने कहा ये क्या था, सैनिक विद्रोह। तो ये इन्होंने ये बोला कि ये एक था सैनिक विद्रोह, सैनिक विद्रोह, ठीक है दोस्तों। अब जब हम बात करते हैं कि यहां से सैनिक विद्रोह, आपने कहा सीले तथा लॉरेंस, ठीक है, तो सीले तथा लॉरेंस ने कहा यह सैनिक विद्रोह था। होम्स कहते हैं, होम्स एक और राइटर है, वो ये कहते हैं सभ्यता तथा बर्बरता के मध्य युद्ध था, ठीक है, सभ्यता तथा बर्बरता के मध्य युद्ध था। ये कौन कहते हैं, होम्स कहते हैं। अब एक व्यक्ति और विचार व्यक्त करता है इस क्रांति में। तो 1857 की क्रांति में जो व्यक्ति है जिन्होंने अपने अपने विचार रखे, उन्हीं विचारों के बारे में बात कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जाते हैं, उनके बारे में मैं आपसे यहाँ डिस्कस कर रहा हूं। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो हमने बात की है वो हम बात करते हैं कि सीले तथा लॉरेंस की बात की हमने, होम्स की बात की। एक व्यक्ति को और हम देखते हैं कि आउट्रम तथा टेलर, ठीक है, इन्होंने कहा है कि ये अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू तथा मुसलमानों का षड्यंत्र था। क्या था, अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू तथा मुसलमानों का षड्यंत्र
जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि किसने क्या क्या विचार व्यक्त किए हैं 1857 की क्रांति को लेकर। तो 1857 की क्रांति को लेकर जो विचार व्यक्त किए हैं उसी को मैं आपको समझा रहा हूं, उसी को आपको ध्यान रखना है। तो वीडी सावरकर ने इसको प्रथम राष्ट्रीय संग्राम माना, ठीक है, और आरसी मजूमदार ने इसको तथाकथित राष्ट्र संग्राम, न तो ये पहला था, ना ही राष्ट्र तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, इस तरह से इन्होंने बोला है। सीले तथा लॉरेंस ने इसको सैनिक विद्रोह माना। क्या माना? सैनिक विद्रोह माना। और होम्स ने सभ्यता तथा बर्बरता के मध्य युद्ध माना, ठीक है। और जो है आउट्रम तथा टेलर ने माना अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू तथा मुसलमानों का क्या था? हिंदू तथा मुसलमानों का षड्यंत्र था। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये आपको बात ध्यान रखनी है, इनसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो आपका सवाल बिल्कुल गलत नहीं हो, ये मेरी पूरी कोशिश रहती है। अब हम बात करते हैं यहाँ से 1857 की क्रांति पर आधारित कुछ प्रमुख पुस्तकें। तो क्रांति पर आधारित पुस्तकें जो हैं, जो इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के बारे में बात करते हैं। पुस्तकें जो हैं वो हम बात करते हैं कि इनका नाम जो है वो इंग्लिश में है, तो यहाँ आपको हिंदी नहीं मिलेगी, हम इंग्लिश में ही लिखेंगे। राइटर का नाम मैं आपको हिंदी में लिख दूंगा। तो किताब का नाम किताब, ठीक है, और इधर लिखता हूं मैं, हम कहेंगे लेखक, ठीक है, किताब और लेखक। तो एक किताब आती है द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो एक किताब आती है द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इसके लेखक कौन है? आप लिखोगे वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, वीडी सावरकर। एक किताब और है जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ग्रेट रिबेलियन। ग्रेट रिबेलियन का जो लेखक है वो है अशोक मेहता। कौन है? अशोक मेहता। मैं आपको इंपॉर्टेंट किताबें बता रहा हूं, इनसे सीधे सवाल बनते हैं। अशोक मेहता, ग्रेट रिबेलियन। ग्रेट रिबेलियन के बाद में जो हमारी इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहां पर एक तीसरी किताब आती है 1857। क्या आती है? 1857, ठीक है, 1857। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब लिखी गई है एस.एन. सेन द्वारा। तो एस.एन. सेन द्वारा ये किताब लिखी गई है। एक और किताब जो इंपॉर्टेंट है वो है द सिपाही म्यूटिनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। सिपाही म्यूटिनिटी, ठीक है। म्यूटिनिटी का मतलब होता है विद्रोह। म्यूटिनिटी मतलब सैनिक विद्रोह को म्यूटिनिटी कहा जाता है। सिपाही म्यूटिनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। तो सिपाही म्यूटिनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? वो लिखी गई आर.सी. मजूमदार। किसके द्वारा? आर.सी. मजूमदार, ठीक है। तो आर.सी. मजूमदार द्वारा ये किताब लिखी गई थी, ठीक है। एक किताब और मैं आपको बताता हूं, कॉजेज ऑफ 1857 रिवोल्ट, ठीक है। कॉजेज मतलब कारण। कारण क्या था 18? तो सर सैयद अहमद, ठीक है, सर सैयद अहमद द्वारा ये किताब लिखी गई थी। तो ये जो जितनी इंपॉर्टेंट किताब आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, चाहे वो कैसा भी एग्जाम हो, उन सारे एग्जाम में आपके ये किताबें काम आएगी। इनको आपको ध्यान रखना है कि ये कौन कौन सी किताबें थी जिनके जो माध्यम से हमको 1857 रिवोल्ट की जानकारी भी मिलती है तथा हमारे एग्जाम में भी इनको पूछा जाता है।
अब आपको मैं बताऊं कि 1857 की क्रांति का, खुद क्रांति का क्या परिणाम था? क्रांति परिणाम यह था कि वो असफल हो गई। अब 1857 की क्रांति के बाद में, यानी कि ब्रिटिश भारत, जो ये ब्रिटिश भारत जो जिनको कहते थे, ठीक है, तो उस पर इनकी क्या नीति जो है, कि इनकी नीतियों में क्या बदलाव आता है 1857 की क्रांति के बाद में। तो क्रांति के बाद में जो बदलाव आता है ब्रिटेन की साइड से, तो वो उनके बदलाव में मैं आपको बात करता हूं कि क्रांति के बाद में जो बदलाव होते हैं, जो क्रांति के बाद में बदलाव जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? क्रांति के बाद में बदलाव ये होता है, पहला बदलाव मैंने क्या कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चला जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की राजनीतिक जो है, यानी कि राजनीतिक रूप से भारत से हटा दिया जाता है, भारत से राजनीतिक सत्ता छीन ली जाती है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीना, पहला, मैं बहुत लेमैन की भाषा में बता रहा हूं। दूसरा क्या कारण था? दूसरा कारण मैंने आपको बताया था, जी हां मेरे दोस्तों, कि दूसरा कारण यह था कि अब सत्ता किसके हाथ में चलेगी? ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन के पास में। तो ब्रिटिश जो है ताज के पास में सत्ता चलेगी। तो सत्ता किसके हाथ में आ गई? ब्रिटिश ताज में। ब्रिटिश ताज के अधीन भारत का शासन चला गया। तो ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया किसका? भारत का शासन। दूसरा बड़ा। तीसरा ये हुआ कि वहां जो है ब्रिटेन में भारतीय परिषद का गठन होता है। तो ब्रिटेन में क्या होता है? ब्रिटेन में भारतीय परिषद का गठन होता है। ब्रिटेन में भारतीय परिषद का गठन होता है। भारतीय परिषद का गठन वहां की पार्लियामेंट करती है और इसमें क्या होता है? 15 सदस्य मेंबर का एक परिषद गठन करते हैं। इसमें 15 सदस्य होते हैं और ये 15 सदस्य क्या कहलाते हैं? भारतीय परिषद कहलाता है। ठीक है, इसमें मेंबर कितने होते हैं? 15 सदस्य। और इनका जो प्रमुख होता है उसको भारत सचिव कहा गया। क्या कहा गया? भारत सचिव। ठीक है, भारत सचिव कहा गया। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं कि यहां से आगे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो इंपॉर्टेंट ये है कि गवर्नर जनरल का पद हटाकर क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल के वायसराय का पद सृजन कर दिया गया। तो नया पद सृजन होता है और पद सृजन किसका होता है? पद जो है, नया पद जो है हम कह सकते हैं पद सृजन। पद सृजन होता है वायसराय। ठीक है, तो वायसराय का पद सृजन होता है। ठीक है, नया, और गवर्नर जनरल से वायसराय हो जाता है। और पहला वायसराय कौन होता है? पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, जो मैं आपको बता चुका हूं। और इसका समय काल क्या होता है भारत में? ये रहता है भारत में 1856 से लेकर 1862 तक रहता है। जो मैं पहले आपको लास्ट वाली क्लास में बता चुका हूं कि कैनिंग जो है वो 1856 से लेकर 58 तक क्या रहता है? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त। अब ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीन लिया जाता है। शासन छीन लिया जाता है तो गवर्नर जनरल का पद हटाकर अब गवर्नर जनरल की लगे, गवर्नर जनरल को क्या बोलने लगे? एक तरह का वायसराय। तो पहला वायसराय कौन था? पहले वायसराय के रूप में भी इसकी नियुक्ति होती है। तो प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त। ये हमको ध्यान रखना है, बिल्कुल। जी हाँ हमारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रखना है ये हमको। ठीक है, अब हम बात करते हैं पद सृजन के बाद में। यहाँ पर एक और चीज़ हमको देखने को मिलती है कि आपने देखा कि ब्रिटेन में भारतीय परिषद का गठन होता है। 15 सदस्यों का ये जो ग्रुप होता है, समूह होता है, इसको भारत परिषद कहा जाता है, भारतीय परिषद कहा जाता है। प्रमुख भारतीय सचिव होता है और पद सृजन वायसराय कैनिंग। अब इसकी घोषणा जो होती है, ये जो घोषणा होती है, ये घोषणा होती है 1 नवंबर। ठीक है, 1 नवंबर। ठीक है, 1 नवंबर 1858 में। ठीक है, इलाहाबाद में।
तो इसको इलाहाबाद घोषणा कहते हैं। घोषणा कौन करता है? इलाहाबाद घोषणा। इलाहाबाद, इसको इलाहाबाद घोषणा कहते हैं। क्या कहते हैं? इलाहाबाद घोषणा। ये कब होती है? 1 नवंबर 1858 में। कहाँ होती है? मिंटो पार्क में। मिंटो पार्क है यहाँ पर इलाहाबाद में, तो वहां पर ये घोषणा करता है। कौन करता है? कौन करता है? तो कहेंगे लॉर्ड कैनिंग करता है। किसकी घोषणा करता है? तो लॉर्ड कैनिंग घोषणा करता है। किसकी? जी हाँ दोस्तों, इन सब बातों की घोषणा कौन करता है? लॉर्ड कैनिंग करता है। और लॉर्ड कैनिंग किसकी घोषणा करता है? तो ब्रिटिश ताज अभी कौन थी? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया। तो विक्टोरिया की घोषणा करता है, तो इसको विक्टोरिया घोषणा भी कहते हैं। और 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में घोषणा की जाती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? विक्टोरिया घोषणा बोला जाता है। और इसमें आपने देखा कि यानी कि जो नीति थी, गोद निषेध कानून को भी खत्म कर दिया गया। यानी कि गोद निषेध कानून को भी खत्म कर दिया गया। ये जो भारतीयों के प्रति गोद निषेध कानून भी यहाँ पर खत्म होता है। गोद निषेध कानून जो होता है वो भी समाप्त होता है। गोद निषेध कानून अवैध घोषित कर दिया जाता है कि अब इस तरह का कोई काम नहीं होगा। तो भारत के प्रति जो है इनकी साम्राज्यवाद नीति थी, वो साम्राज्यवाद नीति भी 1857 की क्रांति के बाद में जो है बहुत बड़ा बदलाव आता है। इनकी साम्राज्यवाद नीति में भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अब जो है इस तरह से हड़पने वाली नीति नहीं थी, अब जो है इनकी अलग नीति चालू होती है यहाँ से। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से जो है सेना में भी पुनर्गठन किया गया। पहले सेना का जो रेशियो था मेरे दोस्तों, वो ये था कि सेना जो थी, तो सेना में जो सैनिक थे, ठीक है, तो यूरोप तथा भारतीय सैनिकों का जो अनुपात था, ठीक है, भारतीय सैनिकों का जो अनुपात था वो इस तरह से था कि 1:5 में था। ठीक है, 1:5 में 5 भारत के सैनिक थे तो 1 यूरोप का सैनिक था। ठीक है, अब इसमें जो है यानी पील कमीशन जो है एक बैठा, पील कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने देखा कि यार इतनी बड़ी संख्या में भारतीय और उसमें यूरोपीय सैनिक सिर्फ 1, यानी ब्रिटेन का या पूरे यूरोप जो है महाद्वीप का सैनिक तो सिर्फ 1 और भारत के सैनिक 5 है सेना में अभी। तो पील कमीशन ने 1857 की क्रांति से, यानी कि 1857 की क्रांति को देखते हुए, क्योंकि एक सैनिक विद्रोह था, सैनिकों ने है विद्रोह चालू किया था, तो इसको देखते हुए सेना में जो है पुनर्गठन किया। सेना का पूरा जो है ढांचा जो है इन्होंने चेंज किया कि नहीं इतने सैनिक हम यूरोप जो है भारतीयों के भरोसे हम जो है नहीं चला सकते हैं। कल के दिन ऐसा कोई और जो है विद्रोह होगा तो हम दमन करने में असफल हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने जो है सेना में जो है पुनर्गठन किया और सेना का पुनर्गठन किया, सेना का पूरा जो है ढांचा चेंज किया। तो वो रिपोर्ट पील कमीशन ने दी। पील कमीशन के आधार पर अब सेना में क्या हो गया, यानी कि ये हो गया 1:2। इस तरह से जो है यानी यूरोप का 1 सैनिक और भारत का कितने होंगे, 2 होंगे। इस तरह से जो है इन्होंने सेना का पुनर्गठन किया 1857 की क्रांति के बाद में। और इस कमीशन का नाम क्या था, पील कमीशन। तो पील कमीशन के नेतृत्व में, जी हाँ मेरे दोस्तों, पील कमीशन के नेतृत्व में सेना का पुनर्गठन होता है, जिससे बड़ी संख्या में बदलाव होता है। भारतीय सैनिकों की जो है तादाद कम करके यूरोप के सैनिकों को बढ़ाया जाता है, ताकि जो है भविष्य को ध्यान में रखते हुए यानी कि सेना का पुनर्गठन किया गया, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई भी घटनाएं न हो तो उसको जो है आसानी से रोका जा सकता है, संख्या बल पर आसानी से रोका जा सकता है। अभी आप संख्या बल देख रहे हो, अभी संख्या बल भारत का ज़्यादा था। तो हमने देखा कि कैसे 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। 1857 की क्रांति की शुरुआत के बाद में हमने जो है इम्पोर्टेंट सेंटर्स पढ़े। इम्पोर्टेंट सेंटर्स में हमने दमनकर्ता के नाम देखे कि कैसे दमनकर्ता, कौन कौन दमनकर्ता थे किस किस सेंटर पर, उनके हमने नाम पढ़े, क्योंकि वो हमारे एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है। तो उन
अधिकारियों के नाम पढ़े जो हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। फिर हमने 1857 की क्रांति से रिलेटेड कुछ विचार जो लोगों ने व्यक्त किए उनके बारे में पढ़ा। विचार के बाद में हमने कुछ पुस्तकों के बारे में पढ़ा। पुस्तकों के बाद में हमने जो है 1857 की क्रांति के बाद में भारत में जो बड़ा बदलाव हुआ उन बदलावों के बारे में मैंने आपको बताया। तो बदलाव मैंने आपको क्रांति के बाद बदलाव जो हुए वो मैंने आपको बताया। ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीना, जी हाँ मेरे दोस्तों, ब्रिटिश ताज का शासन भारत पर आ गया। तो भारत किसके अधीन आ गया? भारत अधीन आ गया ब्रिटिश ताज के अधीन। तो भारत किसके अधीन आ गया? भारत अधीन किसके आया? अधीन आया ब्रिटिश ताज के, ठीक है। विक्टोरिया अभी क्या थी? शासिका थी, ठीक है, विक्टोरिया के अधीन हो गया। ब्रिटेन में भारतीय परिषद का गठन, ठीक है, गठन हुआ और ये गठन जो है 15 सदस्य जो है मेंबर थे इसमें भारतीय परिषद में। इसके प्रमुख को भारतीय सचिव कहा जाता था, ठीक है। और एक नया पद सृजन हुआ। तो नया पद सृजन जो हुआ वो कौन था? वायसराय का पद सृजन हुआ और गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? कैनिंग था। ऐसे ही गोद निषेध कानून को अवैध घोषित कर दिया गया और सेना में जो है पुनर्गठन हुआ। सेना में पुनर्गठन हुआ। पहले क्या चलता था? पहले 1857 की क्रांति से पहले ये था 1:5 में था, अब ये 1:2 में हो गया था। और इधर मैंने आपको बताया कि घोषणा 1 नवंबर, ये सारी घोषणा कब होती है? 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में होती है। तो इलाहाबाद घोषणा कहा जाता है। इलाहाबाद में कहाँ? मिंटो पार्क में होती है। मिंटो पार्क में मैंने आपको बताया किसने घोषणा की? तो लॉर्ड कैनिंग ने जो है इसकी घोषणा की। तो लॉर्ड कैनिंग ने जो है बेसिकली इसकी घोषणा की। तो दोस्तों हमने जो है 1857 की क्रांति को हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उस पर हमने सारी जो है चीज़ें गहनता से अध्ययन कर ली है। अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपका कोई भी सवाल जो है गलत होना चाहिए। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है 1857 की क्रांति से रिलेटेड कुछ एक आधे फैक्ट मैं और आपको बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस क्रांति के बाद में बेगम हजरत महल जो है, बेगम हजरत महल, और इनका ध्यान रखना, बेगम हजरत महल तथा नाना साहेब ये कहाँ चले गए? ये नेपाल चले गए थे। कहाँ चले गए? नेपाल। मैंने आपको बताया तात्या टोपे को जो है 1859 में मृत्युदंड दे दिया गया तात्या टोपे को, ठीक है। और मैंने आपको बताया रानी झांसी जो है वीरगति को प्राप्त हो जाती है लड़ते लड़ते, ठीक है। और ऐसे ही मैंने आपको बताया कि बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया जाता है? तो बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया जाता है। रंगून कहाँ है? बर्मा में। रंगून भेज दिया जाता है। और रंगून कहाँ है? बर्मा। रंगून आज का म्यांमार, ठीक है, उस समय बर्मा। तो यहाँ पर जो है 1857 की क्रांति के समय भेज दिया जाता है इनको। तो ये रिजल्ट है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि 1857 की क्रांति के बाद बेगम हजरत महल कहाँ चली जाती है? तो बेगम हजरत महल नेपाल, नाना साहेब नेपाल, और इनको रंगून में मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो जाती है 1862 में। किनकी? भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का। तो ये हमारे 1857 की क्रांति से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो हमारे बिंदु थे इन पर हमने बात की।